नाज़िर, रियासत यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। मुसलमान जो भारत पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी के होते हुए ना तो ग़ज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वो पूरे आबोताब के साथ वहां पे बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि जो मुल्क की डेस्टिनी है वो यहां पे डिसाइड होगी। अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं तो भारत की जितनी जंगी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं वो नजर आ रहा है सबको कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। वो बालाकोट की तरह की बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। मैसिव इन्वेजन। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार पाकिस्तान की मीडिया में नो डाउट मोदी के बारे में चर्चा हमेशा चलती रहती है, लेकिन कई बार योगी भी जो है वो सुर्खियां बटोर लेते हैं। अब यूपी के अंदर अब सबको पता है कि कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ करता रहता है और वहाँ पर उसको अच्छी खासी मार भी पड़ती है। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था कि ग़ज़वा हिंद का अगर आपका सपना है तो आप भूल जाइए, क्योंकि जब तक मोदी योगी है ना वो उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और अगर मान लीजिए कि कुछ उस चीज़ में कुछ आपने कर भी लिया ना तो फिर आपको नानी याद आ जाएगी। अब उनके स्टेटमेंट की इंडिया में जितनी चर्चा नहीं होती उतनी चर्चा पाकिस्तान में होती है। मतलब उनको थोड़ा भी नहीं लगता, पाकिस्तान को पाकिस्तानी मीडिया को थोड़ा भी नहीं लगता कि हम इंडिया के खिलाफ ग़ज़वा हिंद करने की बात करते हैं और इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट भी नहीं आएगा। मतलब आप तो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है वो आप कब्जा कर लो और इंडिया एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता। अजीब है, हिपोक्रेसी, दोगलापन भी कहते हैं इसे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नाज़िर, रियासत यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। मुसलमान जो भारत पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी के होते हुए ना तो ग़ज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है। वीडियो सुने, इसके बाद आपको मजीद तफसीलात भारत से फराहम करते हैं। सपना देख रहे हैं ग़ज़वा हिंद का। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ग़ज़वा हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जी हाँ नाज़िर, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की कि इस वीडियो के अंदर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद का ख्वाब मोदी के होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों की ना तो हुकूमत आ सकती है और ना ही मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक भारत के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किए है और वहां पर जलसे और रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वो कानपुर के अंदर गए हैं, वहां पर उन्होंने कहा है कि मुसलमान लड़कियों को भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। हिजाब के मामले को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये क्लासों के अंदर यूनिफॉर्म का जो इशू है ये वहां मकामी इंतजामिया का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि मुसलमान लड़कियां कहीं भी हिजाब नहीं पहन सकती हैं। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस प्रोपेगेंडे में ना आया जाए। बीजेपी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए, फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। कि आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन अगर एक रियासत में कुछ लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें यह वजीर आजम चाहिए, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कोई इतराज नहीं होना चाहिए। आप उनकी पॉलिसीज पे तनकीद कर सकते हैं, बट यू मस्ट अप्रिशिएट उन लोगों का मैंडेट है, वो लोग पसंद ही ये करते हैं, वो रहना ही ऐसे चाहते हैं। अगर उन्होंने अपने लीडर को चुना है तो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बड़ा एक थिंक टैंक है, क्योंकि बीजेपी को आपको एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी की पॉलिसीज क्या हैं, किस तरह की हैं, लेकिन दे ब्रिंग पीपल फ्रॉम द ग्राउंड। अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं तो भारत की जितनी जंगी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं वो नजर आ रहा है सबको कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। वो बालाकोट की तरह की बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। मैसिव इन्वेजन।
लेकिन ये सब कुछ एक आइडियोलॉजी के नीचे हो रहा है, और वो है हिंदुत्व। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात की कि हम तो हिंदुस्तान से अमन की बात करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आ गई। एग्जैक्टली। और ये आइडियोलॉजी अब कभी पीछे नहीं हटेगी, ये आगे बढ़ेगी। इसका काम है, जिस तरह जर्मनी का काम था उस वक्त फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी कि पूरी दुनिया पे, यूरोप पे, रशिया पे उसने हमला करके जंग अजीम बर्पा कर दी, यही हिंदुत्व करेगी सूनर और लेटर। आप इस पे बहस कर सकते हैं कि कल करे, 6 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, लेकिन इस पर बहस नहीं कर सकते कि ये करेगी या नहीं करेगी। और इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगी वो क्या है, और वो ये चीज ये है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो हमारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इतनी तनकीद करती हैं और मानती नहीं, और कहती हैं ये जो वजीर आजम बैठा है ये जाली है, ये सिलेक्टेड है। लेकिन भारत के अंदर कम से कम ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है कि वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं एक दूसरे को इस तरह नहीं कहा जाता, परफॉर्मेंस बेस्ड तनकीद होती है। ये जो यूपी के इलेक्शंस हैं इसकी बड़ी वैल्यू है, और इसको जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो पूरे आबोताब के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, और वो समझ रहे हैं कि जो मुल्क की डेस्टिनी है वो यहां पे डिसाइड होगी। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद भी बड़े फायर ब्रांड स्पीकर है। उन्होंने रिसेंटली कहा था कि जनाब ये 80% वर्सेस 20% की बात है, जिसको बहुत सारे लोगों ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी समझा कि जनाब ये शायद हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात कर रहे हैं वो वहां पे। लेकिन जारी बात है मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं बहुत सारी चीजों के बाद, और वो ये है बेसिकली फेसबुक के CRO हैं यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिस्टर, उनका कहना था कि हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब नए इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी तो हम US को चूज़ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो अब इंडिया की मार्केट को चूज़ किया जाता है नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए या उनको लॉन्च करने के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया की मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करी है। $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जी, वो ऑलमोस्ट बनती है 44,000 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फेसबुक ने ऐलान कर दिया है। सवाल से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इंडिया में अगर IT को आप देखते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो हम लोग IT में मुझे लगता है बहुत पीछे हैं, तो ये एक रीज़न है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप भी जानती हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से इस स्टेप में थोड़ा आगे है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इंडियन जोन से है ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा मोनोपली जोन सी है, जो एक सोशल मीडिया से हम लोगों को पता चलती है। मोनोपली जोन सी है वो मार्क जुकरबर्ग जोन सा है उसके साथ और इन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरलेटेड है। जिस तरह अब CEO जोन सा है गूगल का, वो भी अब इंडियन है बेसिकली, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो सा इंडिया जो सा वो अपना काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा है। और चाइना तो अमेरिका को कहता है जाओ जाके जो करना कर लो, जो करना कर लो। और इंडिया भी नहीं सुनता। इंडिया ने पहले अमेरिका से फिर बैठ के बात की कि हमें सख्त ज़रूरत है, और इंडिया जब बात करता है वो और तरीके से बात होती है, जब हम करते हैं तो और तरीके से होती है। या हमारी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुनी जाती है। वो भी एक अलग प्रोग्राम है उसके ऊपर कि इंडिया की बात क्यों सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं। इंडिया मैन लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना, अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया IT में, हाँ IT अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप जो है लिटरेसी, हाँ एब्सोल्युटली। आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। आपकी तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ये बस जो यहाँ से 10,000 डॉक्टर गए हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ, लंबे पैसे बना रहे हैं, और उन्होंने अपना फ्यूचर भी उसी मुल्क में बना लिया। वो नहीं ज़्यादा यहाँ पैसे वैसे भेजते, ये बेचारे मजदूर तबका भेजता है पैसे वापस। डॉक्टर्स तो वहीं बड़ी बड़ी मैंशंस लेके बैठ जाते हैं। इंटरनेशनल मोनोपली जो सी उसमें इंडिया जो सा वो काफ़ी ज़्यादा जो सा ना वो हाइप क्रिएट कर रहा है और आगे अपने आप को ज़्यादा जो सा ना वो फर्दर लेके जा रहा है, इसमें कुछ। तो सर जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी नीड ऑफ द आवर है, तो आपको नहीं लगता समहाउ ये मोनोपोली ज़रूरी है? लाजमी सी बात है, ये मोनोपोली जो सी है ये एक, जिस तरह आप भी मैथ्स कॉम के मेरे ख्याल से स्टूडेंट होंगी, तो अब आपने प्रोपोगंडा पढ़ा होगा। प्रोपोगंडा जो सा है वो बेसिकली डील ही इसके साथ करता है। तो फर्दर जो सा है इसको आप जैसे भी आप समझ लें, ये अच्छा जो सा है वो अपनी कौम के लिए तो वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारी जो से हुक्मरान जो से हैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और अपनी जो सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो सा फोकस करें, जो कि नहीं किया जा रहा।
CRO है यानी जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, उनका भी यही कहना था कि अब टाइम बदल गया है और अब हम इंडिया की मार्केट की तरफ देखते हैं। जब भी हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो हम इंडिया की मार्केट को देखते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट में उनको ईज़ मिलती है, उनको फैसिलिटी मिलती है। वो लोग जो हैं इन्वेस्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपनी तरफ ला पाते हैं, जिसके ज़रिए इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर जा रहे हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहले भी हम बात करते रहते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, जैसे एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, वो लोग इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है और उनको भी फ़ायदा हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी ग्रो हो रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ रही है। वो सारा अपने लिए तो मार्केट पूरी लेना चाहता है, हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल टोटली तबाह हो जाए। तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। तो वो सारे सेफगार्ड्स हमें पहले पैदा करने होंगे। क्रॉस द टेबल बैठते हैं तो इमाम साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल ये एब्सोल्युटली इमाम साहब ये फरमाइएगा कि ये बात अहम है और सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कनेक्टिविटी फराहम कर सकती है वागा से अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड्स टू इंडिया, वो बहुत उसके लिए बड़ा प्रेशियस है। लेकिन जैसे खान साहब ने फरमाया कि अब इसकी निटी ग्रिटी या इसके जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो तो एक स्किलफुल निगोशिएशन से हल किए जा सकते हैं वंस वो शुरू हो, मगर उसके लिए इंटेंट की तो ज़रूरत है। उस इंटेंट का तो हमने इजहार तकरीबन किया है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। क्या ये वाकई ऑपरेशनलाइज भी हो सकती हैं चीज़ें? खान साहब, सबसे बढ़ के उस खौफ को ख़त्म करना होगा जो कि हमारी बदकिस्मती से इनसिक्योरिटी का इजहार करता है। हम इनसिक्योर किस वजह से हैं? हम सिक्योरिटी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इनसिक्योर नहीं है। हम अपने पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से इनसिक्योर हैं। पॉलिटिकल रेटरिक आपने ऐसा इस मुल्क में बना दिया कि आप आज समझते हैं कि अगर किसी किस्म की गुफ्तगू की जाए तो कश्मीर का सौदा हो जाएगा, आप अपना फ़ायदा कोई नहीं देख पाएंगे। दो चीज़ें और हैं, इस वक्त आप जो जितना ट्रेड कर रहे हैं या जो भी ट्रेड आपके साथ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, वो दुबई के बीच के थ्रू तो हो सकता है। उधर से दुबई में इंपोर्ट होता है, दुबई से यहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से दुबई चली जाती है, वहाँ से उधर चला जाता है। अगर आप इसको डिस्काउंट करना चाहते हैं, वो जो मिडिल मैन है उसको ख़त्म करके डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी कीमतें उतनी कम हो सकती हैं उन चीज़ों की जो कि आप ट्रेड करना चाहते हैं। सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी नेबरिंग कंट्री में जा रही हैं, आपको क्या लगता है वहाँ की ऐसी खास क्या बात है? ख़ास यही होगी कि उन्होंने एकदम ऐसे किए हैं, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है, वो कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा ऑफरिंग हो रही है और वो करवा रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए, और आवाम ये कुछ आगे कदम बढ़ाएंगी तो धन ही होगा। आपको पता है गवर्नमेंट की कुछ प्रेशर होगा तभी वो करेंगे। वैसे होना नहीं चाहिए था, इधर भी होना चाहिए था, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं आपको पता है कोविड की वजह से, तो उल्टा ज़्यादा ये इधर उनकी इन्वेस्टमेंट का जो कोशिश करनी चाहिए थी कि ज़्यादा। कहते हैं अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया 19 ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज होकर 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी। आज बांग्लादेश उन्होंने वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी यौम आज़ादी को, तो वो देखिए ना उनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से डबल हो गई है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से आती है। और ये हमारे 1 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो आपको फ़ोन नहीं करते। उसके बाद आपने ख्वाहिश की थी कि बीजेपी के मोदी साहब बन जाएं, वो इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद वो आपका फ़ोन नहीं उठाते, और फिर उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया। ये तो है आपकी फॉरेन पॉलिसी। फिर आप फाइनेंस में तो क्या बात करें, खुद शबरदैदी ने जो कह दिया, ये तो हम कहते रहे। देखे ना, उनकी बात ज़्यादा तस्दीक इसलिए कि उसमें उनको आप लाए थे कि वो कोई निजात दहिंदा होंगे और वो FBR के आमदनी बढ़ा देंगे। जब डॉलर को 120 से 178 कर दिया जाए तो हर चीज़ तो बाहर डॉलर से आ गई, चाहे खुदरी तेल हो, चाहे दालें हों, चाहे और कोई अशिया हो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम कर रहे हैं, चीनी कर रहे हैं, तो वो और यहाँ तनख्वाहें तो हैं रुपए में। अब तनख्वाहें तो आपने बढ़ाई नहीं, और किसी के कहने पे ये कह दिया कि 1000 रुपए आप गरीबों को वो ग्रॉसरी स्टोर वाले देंगे। अब उनको इतना कौन सा हिसाब वो करेंगे, और वो सब जो आपने यूटिलिटी स्टोर की तो पहले बात बता दी कि खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर, ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं, महंगाई, कसाद बाजारी, गुर्बत, बेरोजगारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ हम अंदरूनी तौर पे इतने इंगेज हैं। खुद अपनी हुकूमत और आवाम की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में इतना मामला चल रहे हैं,
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो खान साहब ने कहा, अगर ये सच हो गया मेरे मुंह में खाक, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? भाई मुझे तो जंग की कोई असरात नजर नहीं आ रही है और ना जंग की कोई जवाब है कि हम आपस में जंग करें और इतनी जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है। ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार रहे हैं। ये मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा रहे हैं कि खुदा न खास्ता कल को ये मुतालबा करे कि हम आपके पिछले कर्जे भी माफ कर देंगे और 10-12 अरब डॉलर जो है दे देंगे और अपने इसके हथियार हमारे हवाले कर देंगे। खतरा हमें इस नालायक और नाअहल हुकूमत से है, खतरा हमें इंडिया से नहीं है। शाह साहब को ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, ये उन्होंने कहा था ना। अगले साल मार्च में क्या कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे सारी मुस्लिम ममालिक की, तो बुला लें। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? हमारे वजीर खारजा अभी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मुलाकात देने से इनकार कर दिया। हर चीज़ में जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े हैं। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फिक्सेटेड अगेंस्ट इंडिया। नमस्कार दोस्तों। अब इमरान खान के समय जो मतलब उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री था, 370 और 35 से जो हमने हटाया उसके बाद इमरान खान ने बहुत यहाँ पर ऊंच नीच करने की ट्राई की। और उसके अलावा आज भी यही बात होती है, जब कभी भी 370 और 35 की बात होती है ना, तब कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू होने की बात उसको हवा मिलती है, तो तुरंत पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा कि जब तक इंडिया जो है वो 370 और 35 को फिर से इम्प्लीमेंट नहीं करता या फिर री इम्प्लीमेंट नहीं करता, तब तक हम इंडिया से ट्रेड शुरू नहीं करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इंडिया की है। इंडिया से अगर पाकिस्तान का ट्रेड शुरू हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पर महंगाई और बेरोज़गारी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्यों नहीं करता पाकिस्तान? क्योंकि वहाँ पर जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी यहाँ पर इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको टारगेट करेगी और सीधा यही जवाब देगी कि भाई देखिए, अपने मतलब कुछ पैसे बचाने के लिए या फिर कुछ मुनाफा कमाने के लिए या फिर इस टाइप का कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि भाई आप इंडिया के सामने चुक गए। और जब इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे तब पाकिस्तान के लोग थोड़े भावुक होंगे, वोट्स उसको कम पड़ेंगे और वही वोट्स के लिए जो पाकिस्तानी सरकार है वो इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना नहीं चाहती। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो अभी ये शाह महमूद कुरैशी साहब एक नई काम कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी जो स्ट्रगल है वो इस्लामिक दुनिया के इर्द गिर्द घुमा दी है, ताकि जो रियासत की ओरिएंटेशन है वो बदली जाए। मुस्लिम वर्ल्ड इसके लिए तैयार होगी। हाउ डू यू सी दीज ऑप्टिक्स? क्या आपने और मैंने वो यूट्यूब क्या कहते हैं पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते नहीं सुना शाह साहब को ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है? ये उन्होंने कहा था ना। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फिक्सेटेड अगेंस्ट इंडिया। और अब तो लगता है ये तमाशा था कि पहले कहना कि आर्टिकल 370 इज एन इंटरनल मैटर, फिर कहना कि नहीं यूएन रेजोल्यूशंस अप्लाई होते हैं, और अब कर देना कि हम ये एक अगले साल कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। फॉर मी दिस इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर वाकई शाह महमूद कुरैशी, सलाउद्दीन अयूबी सानी हैं और इमरान खान ये एक अमीरुल मोमिनीन है, तो सबसे पहले तो रेजोल्यूशन लाए ना उगेर मूवमेंट्स के ऊपर, चाइनीज के ऊपर। ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं, चाइना में बिल्कुल कोई जुल्म नहीं हो रहा और ये सब बकवास है, बट रेजोल्यूशन इज नीडेड। हाउ कैन यू रिमेन न्यूट्रल जबकि सारी दुनिया कह रही है कि 1 मिलियन से ज्यादा उगेर मुसलमानों को वो स्कूलों में उन्होंने डाला है और उनको नाम बदल रहे हैं। इफ दे आर क्वाइट देयर, आपका ख्याल है कि इंडिया के खिलाफ जब ये कर रहे हैं तो इंडिया जब अपने बाहर जाके डिप्लोमेटिक बात करेगा तो वो ये पॉइंट आउट नहीं करेगा इनकी
डुप्लिसिटी आप देखें, इनकी लैक ऑफ मॉरल ग्राउंड देखें कि उगेर्स पे बात कोई नहीं है और हमारे साथ हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी। हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मुलाकात देने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी तक जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी इग्नोर कर रहा है हमारे वज़ीर ख़ारजा को, और हमारे वज़ीर आज़म को भी इग्नोर कर रहे हैं सदर बाइडन। तो ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह मामलात होंगे। अगर साउथ एशिया पॉलिसी रिव्यू हो रही है तो फिर मोदी से क्यों बात की और दूसरे लीडर से क्यों बात की, फिर अफ़गानिस्तान की जो विड्रॉल उसको इतना प्रेसिपिटेट क्यों किया। अब सुना है कि 4 जुलाई तक के शायद सारी फ़ौजें निकल जाएं रादर देन के 11 सितंबर तक सॉरी। तो ये भी बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से कुछ हमारी शायद डिप्लोमेसी में कुछ थोड़े बहुत सही है तो हम अपने पत्ते नहीं खेल पाए वाशिंगटन में, सही लोगों को हम इंग्रेस नहीं कर पाए जो नई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हुकूमत को देखनी चाहिए। रोज़ रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं है, अफगानिस्तान पे भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। आपको याद है क्या हुआ था, हमारी चौकी पे हमला कर दिया था अमेरिका ने सलाला पे, जिसमें जनरल कैनी ने। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है, ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डान में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीजे मांगते हैं। कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है, इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है। बलूचिस्तान के बाद उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है, तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के, जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ। अल्लाह ने हमें बचा रखा है, एक आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान बन गया, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती वो। और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद-ए-आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े हैं। इसका कोई मॉरल एथिकल बेसिस नहीं है। और मैंने कहा है बुला के देख लो यार, क्या हो जाएगा। इंडिया कहेगा कि ये तो इस्लाम वर्सेस इंडिया कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया तो इस्लामिक नहीं है ना। और उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। रशिया ने मार मार के मुसलमानों का सत्यानाश किया, अभी सीरिया के अंदर तबाह नहीं कर दिया उन्होंने। तो कौन है इनके हक में जो अल्टीमेटली अगर जंग हो या कुछ हो तो इनके साथ खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। जापान इनके साथ आ जाएगा क्योंकि OIC को इन्होंने बुला लिया, जापानीज इस्लामिक है। जर्मनी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ जाएंगे, USA आ जाएगा, UK आ जाएगा। पीपल who have economic power and who have military power and they do business with India and so on. पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है ना वो है कि ये बना था इस क्लेम पे कि हिंदू और इंडिया इस्लाम को खत्म कर देंगे और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ना मुसलमान खत्म हुए ना इस्लाम खत्म हुआ, अलबत्ता इस्लाम डिवाइड हो गया। अगले साल मार्च में क्या कहते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे सारी मुस्लिम ममालिक की, तो बुला लें। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? 1974 में भी तो एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें कहा गया था वी विल वॉक हैंड इन हैंड इनटू जेरूसलम। ये जेड भुट्टो ने कहा था और शाह फैसल उसमें थे और
शाह फैसल गॉट असैसिनेटेड बाय हिज ओन फैमिली, भुट्टो साहब गॉट हैंग्ड, और लिबिया के जो वो हैं उनको मरवा दिया वेस्ट ने। तो क्या अचीव हुआ था तब भी? पाकिस्तान हैज अ प्रॉब्लम के इनकी अपनी इस धरती के साथ एसोसिएशन नहीं है, ना इनके लोगों से है, ना ये उनकी जबानों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनके कल्चर को एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक इस्लामिक जो है ना खोल, उसको बार बार पाकिस्तान पे इम्पोज कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग आंसर, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। कोई इनको ये कर लें, देखें, आप कहते हैं ना ये मार्च में होगा, तो 9 महीने वाली बात है। आज अब ये वो शाह महमूद कुरैशी ने वो इंसेमिनेशन की है, 9 महीने में वो आ जाएगा, उसका हाल देख लेना क्या होता है। वही हुआ जो 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, और पता नहीं कितना शोर मचा था। व्हाट हैपेंड? नथिंग। बल्कि पॉलिटिकली दिस इज अ वेरी रॉन्ग मूव। देखें, पाकिस्तान ने कभी इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मेंबर नहीं बनने दिया गया, हालांकि मुसलमानों की परसेंटेज पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है, और कई मुल्क उसके मेंबर हैं जहां पे मुसलमान माइनॉरिटीज में है, वो मुस्लिम मुल्क भी नहीं है, एंड दे आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। देखिए, आप सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। भारत का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो इस धमाके के बाद जाहिर हो गया। एक तो टीटीपी की रीयूनिफिकेशन हुई है, लेकिन हालात फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, नटोरियस कैरेक्टर अजीत डोवल, वाज़ेह टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता है कि जहाँ कहीं भी कोई एक जिहादी जाएगा तो उसकी सबसे पहली मानसिकता वही होगी कि पहले वहाँ पर सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट से जो बेनिफिट हो, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो सेक्युलर गवर्नमेंट है, मोस्टली नहीं 100%। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ पर बेनिफिट्स लिए जाए, और उसी बेनिफिट्स के धीरे धीरे चलते चलते जब उनकी मेजोरिटी होना शुरू हो जाए तो आसपास के एरिया में न्यूसेंस फैलाना शुरू कर दे, और फिर उनका टारगेट यही होता है कि रोज़ किसी न किसी को मुसलमान बनाया जाए या फिर कहे कि जिहादी बनाया जाए, और फिर उनको ही उनके ही कंट्री में उनका इस्तेमाल करके दूसरों को बताएंगे कि देखिए ये पहले इस कंट्री, ये पहले आपका सिटीज़न था, फ्रेंच था, या फिर जो भी कहे आप, क्रिश्चियन था, जो भी था, और अब वो भाई सब कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए तो आप भी हो जाइए। यही टारगेट होता है। और जब इस पर, इस टाइप की सिचुएशन या फिर इस टाइप के षड्यंत्र पर जब वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, तब फिर ये जो है ना वो कार्ड निकाल लेते हैं। कौन से? ATM डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अलावा आता है ना सिंपैथी कार्ड, तो वो कार्ड निकाल लेते हैं और फिर खिलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए कि फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया है, इंडिया के अंदर है, तो हम बोलते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। बुनियादी तौर पर यह वाकया क्यों हुआ और इसका हदफ कौन थे, और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की। और जो टारगेट थे वो इसके चाइनी जो डेलीगेशन, जिसमें आला अफसरान थे चाइना के, और इसमें पाकिस्तान में चाइना के सफ़ीर, ये बुनियादी तौर पर टारगेट था। और अब मुझे ये बताने की अगर आप कहें तो मैं जो इस वक्त कराइन हैं, जो इस वक्त शवाहिद हैं, वो कुव्वतें जो CPEC नहीं चाहती पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की हो, और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, वो ताकतें इसमें थीं। अब देखें, LOC पर भारत का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो इस धमाके के बाद जाहिर हो गया। अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बज़ाहिर उन्होंने ये अटैक प्लान किया, और अफ़गानिस्तान से ये दहशतगर्द जो है ये बलूचिस्तान में आए और कोयटा में पहुंचे, और वहां पर उन्होंने ये वाकया किया, और इसके पीछे भारत। अब देखें, एक तरफ ये जो अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ जो उनके रवाबत हैं, उनके ज़रिए उन्होंने जो तहरीक तालिबान जो है पाकिस्तान, उसको उन्होंने एक्टिव किया, और ये वाकया हुआ, और चाइना को टारगेट करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हों। आज ही
ये अप्रूवल हुई, खबर आई कि ML1 प्रोजेक्ट जो है रेलवे का, उसकी अप्रूवल होगी और वो चाइना की तरफ भेज दिया गया है, वहाँ पर जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं। तो इसको ख़राब करने के लिए आज का दिन ख़ास तौर पर ये चुना गया। टोटल 4 जो अफराद हैं वो इस जाम बहक हुए इस वाक़े में, 13 इसमें ज़ख्मी हुए, उसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, एजाज सरवर साहब और बिलाल शबीर। एक असिस्टेंट कमिश्नर जाफराबाद है और एक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कोयटा है, वो उस वक्त वहाँ पर अफ्तारी में थे। चाइनीज़ डेलीगेशन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहा है। अब उस पे ये एक ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5, 7, 8 दिन की सिचुएशन देखें तो जो इवेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहे। फॉर एग्जांपल, एक पूरा हफ्ता तहरीक लब्बैक के हंगामे चलते रहे मुल्क के अंदर, सारा मुल्क उसकी तरफ मसरूफ रहा। फिर कौमी असम्बली में आपस में सियासतदानों की लड़ाइयाँ। फिर परसों रात को एक सहाफ़ी हैं, फॉर्मर चेयरमैन पैमरा अबसार आलम, उन पे एक हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। फिर कल अभी देखें आप, सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। लेकिन जो सूबाई मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी देखा जाए तो जाहिर बात है इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी एक अजीब किस्म की पोजीशन है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान, ये किसी नॉट जस्ट पाकिस्तान, कहीं पे जब दहशतगर्दी होती है तो वो जो वहां पे जो साइकोलॉजिकल एक माहौल होता है वो इस तरह का बना दें कि लोग डरने लग जाएं। इस तरह के माहौल में चाइनीज इन्वेस्टर नहीं आएगा, चाइनीज बिजनेसमैन नहीं आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बलूचिस्तान को लॉलेसनेस एरिया गिना जाएगा। ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन ये हमला तो अभी हुआ, इससे पहले जो पाकिस्तान के ऑप्टिक्स थे वो तो हमारे अपने ही क्रिएट किए हों, किसी के नहीं है। कि जो टीटीपी है और कुछ जो बलोच हैं उनकी के दरमियान एक अलायंस हुआ है। ठीक है जी, एक तो टीटीपी की रीयूनिफिकेशन हुई है, लेकिन हालात फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्लेन कर दूंगा। 14 अप्रैल की तारीख है जी, जो बाइडन अमेरिका के सदर, वो अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी और बैनुल अक़वामी अफवाज इनखला कर रही हैं। 16 अप्रैल को क्या होता है? 16 अप्रैल को अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं हमदुल्ला मुहिब, वो राबता करते हैं, उनकी टेलीफोन पर बातचीत होती है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, नटोरियस कैरेक्टर अजीत डोवल के साथ उनकी बात होती है। 16 अप्रैल को ही भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को तबाहकुन नताइज की धमकी देता है। आ जाएंगे। भारत ने गुज़श्ता 20 सालों में अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और एंटी तालिबान, एंटी पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं उन पर इन्वेस्ट किया। जो रूलिंग स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का, अशरफ गनी हो, उससे पहले हामिद करजई थे, और इसी दौरान जितने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया भारत ने। वो भारत की भाषा, भारत की बोली बोलते हैं। इसी तरह उनका जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनका टेलीविजन है, उनका मीडिया है, उनका रेडियो नेटवर्क है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट हालिया चंद बरसों में भारत अफगानिस्तान में कर चुका है। अब उनकी पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमलावर होती हैं, उनकी जो राबते हैं वो तस्वीर के साथ, कॉन्सुलेट्स में मौजूदगी के साथ वो साबित होते हैं। और इस सारे सिनेरियो में वाज़ेह टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। बेसिकली उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की तरफ माइल हो रही हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ माइल हो रही हैं, उनको पुश करने की, उनको दूर करने का ये टारगेट, हदफ, असल हदफ नज़र आता है। और अगर इसमें खुदा न खास्ता अगर
चीनी सफ़ीर उनको कुछ हो जाता तो जाहिर है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीरों की और जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी की को यकीनी बनाएं। और ये क्या मैसेज जाता अगर वो इसमें निशाना बन जाते, उनकी जान को कुछ हो जाता या किसी फॉरेनर जो है वो यहाँ पर मारा जाता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एक ख़बर को, उस एक वाक़े को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सरमायाकारी से किस तरीके से इनको रोका जा सकता था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब की इस धमकी आमेज़ बयान का, तबाहकुन नताइज की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। ना ही पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा है उसमें बुलाकर अफ़गान सफ़ीर की तलबी करके उससे एहतजाज किया गया कि आप अपने NSA को समझाएं, उसकी ज़बान को लगाम दें। ना सिर्फ वो ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला होगा, बल्कि साथ में वो ये धमकी भी दे रहा है, उभार रहा है पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है गुज़श्ता 40 साल से, और तकरीबन 4 मिलियन या 5 मिलियन से ज़ायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं, और उनको ये उभारा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ये हमले करेंगे। कि सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के ग्वादर शहर में बड़ा धमाका, चीन के 6 इंजीनियर्स के मारे जाने की खबर। ग्वादर में एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स भी शामिल थे, जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि गैर मुल्की इंजीनियर, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी जाँ भाग हुए हैं। अराउंड 8 से 9 से मुतलिक, टोटल 11 से मुतलिक इतलात। बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने इसकी ज़िम्मेदारी, कलदम तंजीम है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। मगर TTP ने पाकिस्तान में सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। ये मुसलमान को मार रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो डर अभी भी है, वो खदशात अभी भी हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्टोरी। ये जो शख्स अब प्रेसिडेंट बना ना वहाँ का, ये पाकिस्तान की जेल में था, बिल्कुल अमेरिकनों ने रिहा करवाया, तो अपने पास ले गए, अब अमेरिका ने वापस इंपोज करा दिया। गेम प्लान समझे भाई ये उनको अपना लीडर मान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और 200-250 बच्चे ज़िबा कर दिए गए स्कूल के पेशावर के। तालिबान इस काबिल भी नहीं थे कि उसको पकड़ के मार डालते। नमस्कार दोस्तों, ग्वादर आप जानती है, ग्वादर पोर्ट आपने कई बार सुना होगा कि चाइना ने जो अपना सीपेक का जो प्लान किया था उसमें ग्वादर पोर्ट वो यूज़ करने वाला था, और इससे भी आपको पता चला होगा कि ग्वादर बलूचिस्तान के अंदर है। अब इससे ये सीधा हम फैच कर सकते हैं कि बलोच लोग जो है वो पिछले दिनों बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। पिछले दिनों से पता नहीं उनको कहाँ से फंडिंग मिल रही है, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से हथियार मिल रहा है, लेकिन न्यूज़ें आती रहती है कि वहाँ पर ग्वादर के आसपास बड़े धमाके होते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। और अब ये दिन देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता था, तो उससे होता ये था कि भाई जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इस हिसाब से फाइट नहीं कर पाते थे। लेकिन पता नहीं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे रॉ हो, चाहे कोई दूसरी एजेंसी हो जो यहाँ पर बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रही है, अब हो ये रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे सैनिक पिछले दिनों मारे गए हैं। प्लानिंग करके मारा जाता है, उनको पता होता है कि आर्मी वाले कहाँ से निकलने वाले, तो नीचे आईडी फिट करके रखा होता है, और पूरी की पूरी जो जीप होती है, फिर जुपीरा का पूरा जो व्हीकल होता है उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत विपरीत हो रही है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ग्वादर में एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स भी शामिल थे। एक्सप्रेस वे को निशाना बनाया गया, और इस इंजीनियर्स के हमले से मुतल्लिक मैं बताऊं कि एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, चीन की राहदारी के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो ये सी पैक है, पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल है। इसको एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया था। ये सी पैक के मंसूबे के अंदर थी, जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि गैर मुल्की इंजीनियर, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी जाँ भाग हुए हैं। अराउंड 8 से 9 से मुतलिक, टोटल 11 से मुतलिक इतलात। बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने इसकी ज़िम्मेदारी, कलदम तंजीम है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। क्या यहाँ जश्न मनाने वाले ये बात भूल रहे हैं कि TTP भी उन्हीं मौलवी हैबतुल्लाह के हाथ पे बैत है, अमीर तस्लीम करते हैं, और उन्होंने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, और वो कंफर्टेबली अफगानिस्तान में रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मगर TTP ने पाकिस्तान में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, और ये कहा जाता है जी कि वो इनसे लाताल्लुक हैं।
बिल्कुल इस कोई सबूत नहीं दे सकता कि वो इससे अल्लाह ताला, यानी कि राब्ता है, राब्ता है। भाई ये उनको अपना लीडर मान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और 200-250 बच्चे ज़िबा कर दिए गए स्कूल के पेशावर के। तालिबान इस काबिल भी नहीं थे कि उसको पकड़ के मार डालते। हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। टीटीपी का खासतौर से नाम लेके कहा, हम खुश हो गए, हमने कहा कमाल हो गया। अब आज के बयान और कल का बयान देखिए जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने लिया, तो व्हाट डू वी ट्रस्ट? इसीलिए आपने आज देखा है कि किसी मुल्क ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज एज अ रिपब्लिक। दुनिया तालिबान को एक्सपेक्ट कर रही है। दुनिया कभी ये देखी है कि फ्रांस में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है? मुझे नहीं समझ आता। मुझे ना तो फ्रांस में यकीन है। अफगानिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? वो मेरा मसला है। अपने इंटरेस्ट और बाबा लेना देना नहीं है। अपने इंटरेस्ट यानी 1980 से मेरी तबाही की वजह वो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है 1980 से मैं अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। फ्रांस में डिप्लोमेटिक वर्ल्ड नहीं है, इसलिए ये कोई इक्वेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये मुसलमान को मार रहा है। ये जो शख्स अब प्रेसिडेंट बना ना वहां का, ये पाकिस्तान की जेल में था। बिल्कुल। अमेरिकनों ने रिहा करवाया, अपने पास ले गए, अब अमेरिका ने वापस इंपोज करा दिया। गेम प्लान समझे। कौन अफगानी है जो अमेरिका और यूरोप और वेस्ट और पाकिस्तान से, यहाँ तो 3 मिलियन बैठा हुआ है, क्या ये वापस जा रहे हैं अफगानिस्तान? एक जाने के लिए उधर से और निकल रहे हैं। देखे ना, उधर से निकल रहे हैं। अब ये क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ फियर करनी पड़ी उन्हें एयरपोर्ट पर मजमे को हटाने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि वो डर अभी भी है, वो खदशात अभी भी हैं, और ये उसको मजबूत कर रहे हैं। ये उसको मजबूत कर रहे हैं। और मैं तो आपके कई प्रोग्रामों में, आप मेरे प्रोग्रामों में कई दफ़ा मैंने आपको कहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्टोरी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि सियासी मसाले तो वहाँ पे मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। वो खुद कहते हैं कि मैंने तालिबान को मनाने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने मेरी बात नहीं मानी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खदशा है कि मामला अनारकी की तरफ। इन 20 सालों में अमेरिका ने वो खेल की है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वो खेल ये थी कि दे पुश बैक द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, रशिया, द सेंट्रल एशियन स्टेट इन दिस एरिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 20 साल तक आपने उनको दूर रखा। 20 साल तक आपने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए लैंड लॉक रखा। उनको मौका नहीं फराहम करने दिया कि वो कोई ऐसे डिसीजन कर सकें कि किसी तरीके से अपने लैंड लॉक होने को ख़त्म कर सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम इसको इग्नोर किए जा रहे हैं कि 20 साल के बाद भाग गया। एक बात। दूसरी बात जो ख़तरनाक है, जिसकी तरफ बुखारी साहब ने इशारा किया, मैं इसको ऐड करता हूँ। सर, आज किसी जगह से ये थ्रेट आया है कि हमारी 2000 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के हाथ लगे। हम ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं और वो तालिबान जंगजुओं के पास हैं, तो हम उनको तबाह करने का सोच सकते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी से मुतल्लिक आपको पता है, हमें पता, और दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस तक के सामने बता चुके हैं कि ये भारतीय रॉ सपोर्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सपोर्ट करता है, जिसकी सैलरीज का बजट भारत बर्दाश्त करता है, जिसकी ट्रेनिंग का बजट भारत बर्दाश्त करता है, और भारत में ही इसकी ट्रेनिंग होती है इनके कारकुनों की। जो पाकिस्तान में ज़बरदस्ती गुमशुदा लापता अफराद बने होते हैं वो दरअसल BLA के कारकुन होते हैं। तो BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, और BLA का है मजीद ब्रिगेड जिसने जिम्मेदारी कबूल की है।